मैं व्यूवर्स के लिए बताता चलूँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर कमर अली साहब, PhD फ्रॉम ऑस्ट्रिया, और आज हम बात करेंगे फ़्रांस के हवाले से और बैचलर प्रोग्राम इन फ़्रांस। जी बिल्कुल। एक तो मैं थोड़ा सा फ़्रांस के हवाले से आपको बताता चलूँ कि फ़्रांस इस वक्त बहुत अग्रेसिवली पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहा है और फ़्रांस की एम्बेसी जो है उसकी वीज़ा रेशो इस वक्त जो कंट्रीज़ टॉप पे हैं उनमें से है, पाकिस्तान से ख़ास तौर पे। तो इसलिए ज़रूर फ़्रांस के लिए अप्लाई करना चाहिए। बैचलर्स का जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, बेसिकली देयर आर टू ऑप्शंस। देखिए ओवरऑल फ़्रांस में कोई 3500 के करीब इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हैं और पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं फ़्रांस में। इससे बिग कह लें कि बड़ी एक वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है फ़्रांस के अंदर, अनलाइक अदर स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज़। तो बैचलर्स में जब आप देखें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में उतनी ऑप्शंस नहीं हैं जितनी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में हैं, बट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी इंग्लिश में प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ऑल्दो रेयर हैं बट अवेलेबल हैं, लेकिन नेचुरली उनका क्राइटेरिया टफ है। और प्राइवेट सेक्टर में ऑन द अदर हैंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बैचलर्स में पाकिस्तान से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए कह लें कि जो पहली चॉइस है ना वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ही हैं। अगर इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली देख लें तो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में तो फ़ीस तकरीबन ना होने के बराबर है। उनकी ट्रेडिशनली जो फ़ीस चलती आ रही है पब्लिक सेक्टर की बैचलर्स के लिए 170 यूरो पर ईयर है, जो कि समझ लें ज़ीरो ही है। और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो तकरीबन 7-8 हज़ार यूरो पर ईयर से लेके 20,000 यूरो पर ईयर वाले इंस्टीट्यूशन भी हैं। तो हम जो मिनिमम रेंज वाले इंस्टीट्यूशन हैं उनको देख लेते हैं कि अगर आप ऑन एवरेज समझ लें कि वहाँ पे प्राइवेट इदारों की फ़ीस जो है वो 9 से 10 हज़ार यूरोज़ पर ईयर है, और जिसमें बहुत सारे इदारे ये ऑप्शन दे देते हैं कि आप वहाँ पे 1/3 शुरू में अप फ्रंट जमा करवा दें अपनी ट्यूशन फ़ीस और बाकी फ़ीस के वो आपको इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं। तो विच मीन्स के प्राइवेट सेक्टर में जब बैचलर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका कुछ 10 लाख के करीब 10 से 12 लाख आप इनिशियली ट्यूशन के लिए देंगे, बाकी फ़ीस आप वहाँ जाके देंगे और यहाँ से कोई 5-6 लाख रुपए आपका और प्रोसेस पे खर्च होता है। तो 15 लाख मिनिमम आपका बजट होना चाहिए आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अगर परसू कर रहे हैं। बट अगर आप पब्लिक सेक्टर को परसू कर रहे हैं तो फिर तो बहुत मिनिमम बजट के अंदर आप जा सकते हैं। हाउएवर द प्रोसेस इज़ कम्पिटिटिव, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपका बहुत हाई ग्रेड्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, मैट्रिक में, और उसके बाद इंग्लिश की प्रोफिशेंसी का कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सच एज IELTS, TOEFL और PTE। तो फिर आप डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनकी अच्छा प्रोफाइल है उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि पब्लिक सेक्टर के लिए अप्लाई करें। और पब्लिक सेक्टर के इस वक्त एडमिशन्स ओपन हैं नेक्स्ट ईयर सितंबर इनटेक के, प्राइवेट सेक्टर में मार्च इनटेक के, फरवरी इनटेक के एडमिशन ओपन हैं। तो जिनका एवरेज प्रोफाइल है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को परसू करें, बट दे नीड टू हैव ए बजट मिनिमम 15 लाख, और जिनका अच्छा प्रोफाइल है वो पब्लिक सेक्टर को परसू करें और वो 4-5 लाख का बजट के अंदर भी वहाँ पे जा सकते हैं। फेयर एनफ। सर ये क्या सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता वहाँ पे बैचलर्स में? सेमेस्टर सिस्टम होता है, लेकिन मैं आपको जो फीस बता रहा हूँ वो एनुअल फ़ी बता रहा हूँ, यानी वो 2 सेमेस्टर्स की आप? एग्जैक्टली। ठीक है। फ़ी का जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना वो वहाँ पे एनुअल के हिसाब से है, होता सेमेस्टर सिस्टम ही है। स्टडीज़ जो है तो उस एनुअल फ़ी को वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में ले लेते हैं, कुछ 2 इंस्टॉलमेंट्स में ले लेते हैं और कुछ अप फ्रंट सारी फीस लेते हैं। तो सपोज़ अगर एक स्टूडेंट यहाँ से एक इंस्टॉलमेंट दे के जाता है, वहाँ जाके जो बाकी के इंस्टॉलमेंट्स हैं वो वहाँ पे जो अपने वीकली आवर्स हैं काम करके वो फ़ी पेमेंट कर सकता है या उसे घर वालों की सपोर्ट चाहिए होगी? ये तो मेरे ख्याल से डिपेंड करता है स्टूडेंट कितना मैच्योर है, कितना ज़्यादा काम कर सकता है और कितना जल्दी वहाँ पे वो अपना जाके पार्ट टाइम काम स्टार्ट कर देगा। अगर अब इंटरमीडिएट के बाद कुछ स्टूडेंट्स तो अभी इतने मैच्योर नहीं होते कि वहाँ पे फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दें और पैसे कमाएं। उनके लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी एक चैलेंज होगा, एक कल्चरल शॉक होता है, वहाँ पे जाके आप एक नई जगह पे जा रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस के थ्रू के बीच में से आपने गुजरना है। तो अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चा वहाँ पे 1-2 महीने में जाके अपना काम स्टार्ट कर देता है, पार्ट टाइम कोई भी और जॉब शुरू कर देता है और साथ वो अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज करता है, तो इतना इशू नहीं है। 900-1000 यूरो पार्ट टाइम काम करके आप महीने का कमा सकते हैं वहाँ पे। तो समझ लें कि 400-500 यूरो अगर वहाँ पे आपका एक्सपेंस है तो स्टिल 7000 और मोर देन दैट इन अ ईयर आप बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो आप ऑब्वियसली अगर शुरू से एक इंस्टॉलमेंट दे के जा रहे हैं तो 2 इंस्टॉलमेंट्स बाकी आप पहले साल में कर लेंगे। अगर कोई थोड़ा सा बच्चा ऐसा है जिसको थोड़ी हेल्प, आप उतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता या स्टडी में वो ज़्यादा स्ट्रगल करता है, उसको ज़्यादा टाइम स्टडी में देना पड़ता है,
तो डेफिनेटली पीछे से पेरेंट्स की उसको पहले साल में तो एटलीस्ट सपोर्ट चाहिए होगी। नेक्स्ट ईयर से जाके फिर बच्चों को समझ आ जाती है, कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं, अगेन आप इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाते हैं, आपको समझ आ जाती है चीज़ों और की। वीकली आवर्स कितने अलाउड होते हैं? वीकली अब फ्रांस का सिस्टम ये है कि तकरीबन अब ऑन एवरेज समझ लें कि वीकली 25 आवर्स अलाउ हैं। जो आपके समर्स हैं वहाँ पे फुल टाइम काम कर रहे होते हैं, और जब आपका सेमेस्टर चल रहा होता है तो आप उस टाइम पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं। बट ऑन एवरेज आप अगर इसको निकालें तो ये 25 आवर पर वीक बनते हैं जो आपको अलाउ है वहाँ पे काम करना। अच्छा, अब कॉस्ट के साथ जो एक नॉर्मली अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जहन में आएगा कि बैंक स्टेटमेंट इसमें कितनी रेलिवेंस है उसकी, और क्या स्टूडेंट के अपने नाम पे बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए या फादर की भी चल जाएगी? वेल पहले तो कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए? फ्रांस की रिक्वायरमेंट ये है ऑलमोस्ट 650 पर मंथ के हिसाब से आपने शो करना होते हैं एक साल के लिए अमाउंट। बट उसमें फिर प्लस आपकी ट्यूशन फीस, अगर आप फॉर एग्जांपल ये रफली 7 to 8,000 बन जाते हैं, जो कि 25 लाख रुपया बनता है राउंड अबाउट। अगर तो आप ट्यूशन फीस के अलावा आपने जो शो करना है वहाँ पे आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है एक साल के लिए रहने के लिए। बेसिकली इसमें होता यह है कि कोई भी कंट्री जो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है या प्रूफ ऑफ वो फंड्स मांग रहा है, तो वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि पूरा साल वहाँ पे रहने के लिए आपके पास पैसे मौजूद हैं। तो उसमें ज़ाहिर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है प्लस आपकी ट्यूशन फीस है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग रफली, मैं ये बिल्कुल बहुत प्रिसाइज बात नहीं कर रहा, रफली बता रहा हूँ 25 लाख के करीब है पर ईयर। तो वो आपने शो करना है प्लस आपकी जो ट्यूशन फीस की रिमेनिंग जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं पहले साल की। अब फॉर एग्जांपल आपकी 9,000 यूरो अगर फीस है और आपने 3,000 यहाँ से आप फ्रंट करवा दिए हुए हैं, तो रिमेनिंग 6,000 यूरो भी आपने शो करने हैं प्लस 7,000, तो ये रफली कोई 13,000 आपने शो करना है अपने पास अपने अकाउंट में। और वो अपने अकाउंट में भी हो सकता है, आपके फादर के पेरेंट्स के अकाउंट में भी हो सकता है जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और उसमें बेहतर होता है कि ये पिछले 2 से 3 महीने से आप शो करें कि आपके पास पड़े हुए हैं, सो दैट जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये समझ ले कि इनके पास स्टेबल हैं, ये पैसे इनके पास इजाफी हैं, ये बच्चे के लिए इन्होंने रखे हुए हैं, तो उसमें फिर वीज़ा के रिफ्यूज़ होने के चांसेस नहीं होते। कि वहाँ लैंग्वेज बैरियर या ड्यूरिंग स्टडीज़ जो बच्चों ने काम करना है वो ज़ुबान का इशू कितना होगा? देखिए ये अच्छा सवाल है। लैंग्वेज बैरियर वैसे तो यूरोप, मेनलैंड यूरोप में हर जगह पे है डेफिनेटली। वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज, अगर फ्रांस में जा रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मनी में जा रहे हैं जर्मन लैंग्वेज है, तो नॉर्मली वहाँ पे लोग इंग्लिश में नहीं बोल रहे होते, आपस में वो फ्रेंच बोलेंगे, जर्मनी में जर्मनी बोलेंगे, तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। बट स्टूडेंट्स ने जो कि ड्यूरिंग द स्टडीज़ उन्होंने और जॉब्स करनी होती हैं। और जॉब्स में क्या है, अगर रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे हैं आप फ्रंट एंड पे उस वक्त काम करेंगे जब आपकी लैंग्वेज बेहतर है, बट इन द मीन टाइम आप बैक एंड पे काम कर सकते हैं, किचन में काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट नहीं है, तो अगर थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन है भी तो आप इंग्लिश से गुजारा कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द स्टडीज़ अपने जो और जॉब्स करनी है उसमें अगर कुछ लैंग्वेज का चैलेंज है भी तो इतना ज़्यादा नहीं है, काम आपको मिल जाता है। बस ये है कि पर्टिकुलर नेचर ऑफ वर्क होगी जो आप कर रहे होंगे, आप उस किस्म के काम नहीं कर सकेंगे जहाँ पे ज़्यादा कम्युनिकेशन ओरिएंटेड काम है। बट येस, अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब अपनी फील्ड की जॉब करनी है तो फिर ये दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन कि अगर आप फिर भी लोकल लैंग्वेज नहीं सीखते तो इन द लॉन्ग रन ये आपके लिए बड़ा टफ है, चैलेंजिंग है वहाँ पे कल्चर में इंटीग्रेट करने के लिए, और वहाँ पे लाइफ अगर आप गुजारना चाह रहे हैं तो देन आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर ड्यूरिंग द स्टडीज़ आप अपनी लैंग्वेज पे फोकस करें, उसको सीखें, ताकि आप आफ्टर डिग्री आपके लिए फिर चैलेंजेस ना हों। अगला क्वेश्चन भी मेरा इसी के मतलब था कि डिग्री पूरी होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन वहाँ पे जो फ्रांस की पॉलिसी क्या है, वो रिटेन करता है स्टूडेंट को, जॉब मिलती है, या वहाँ से वापस आना होगा, या कहीं और मूव करने के ऑप्शंस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? अच्छा, इस हवाले से यूरोप के तमाम कंट्रीज़ जनरली इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, वेलकमिंग हैं, वो स्टूडेंट्स को रिटेन करना चाहते हैं अपने पास, क्योंकि जब आप एक डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं नो यूर पार्ट ऑफ द स्किल्ड लेबर, आप एक टैलेंट है जो उनके पास है, उन्होंने खुद डेवलप किया है, और आपको पता है कि वहाँ पे एजुकेशन इज़ ऑलमोस्ट फ्री, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में खास तौर पे, तो उन्होंने समझ लें कि खुद पैसा लगाया आपको डेवलप करने के ऊपर, तो उनकी नेचुरली कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को निकालना चाहेंगे। और फ्रांस इस हवाले से पर्टिकुलरली ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर रिटेन करने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगी। मेन जो पहली चीज़ ये है कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो वो आपको आपका वीज़ा एक्सटेंड कर देंगे। उसकी जो नेचर होती है उस वीज़ा के पर्पस होता है जॉब सर्च, कि आप 1 साल और फिर मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे कुछ अरसे के लिए कि आप उसमें जॉब सर्च करें अपनी फील्ड में।
जब आपको जॉब मिल जाती है तो देन यू आर ओपन, फिर आप सारी ज़िंदगी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वीज़े की नेचर इट विल बी चेंज। दैन पहले स्टूडेंट वीज़ा है, तो बाद में जब आप काम कर रहे हैं तो आप वो वर्क पे चला जाएगा आपका जो वीज़े की नेचर है। उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है जैसे यूके में है फॉर एग्जांपल कि ये पोस्ट स्टडी वर्क आप इतनी देर कर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जॉब सर्च के लिए आपको वीज़ा एक्सटेंड किया जाता है, जब आपको जॉब मिल जाती है दैन उसकी कोई लिमिट नहीं है, जब तक मर्जी करें। और फिर ये है कि एक नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं आपने पूरा करने हैं, आपको परमानेंट रेजिडेंस के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ ईयर्स पूरे करते हैं तो आप पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो सारा इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मेरे ख्याल से यूरोप के किसी भी कंट्री में जब स्टूडेंट्स चले जाते हैं ना, तो मैंने तो बहुत कम देखा है कि वहाँ से स्टूडेंट्स वापस आएँ। वहाँ पे ऐसी ऑप्शंस होती हैं, वन और अनदर ऑप्शन, तो आप कहीं किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे एडजस्ट कर जाते हैं।